की तरफ लेके जाना है एज वी गो फॉरवर्ड। और इसके अलावा जो बाकी एसओईज हैं उन पे अभी काम शुरू हुआ है, लेकिन वी हैव टू बिल्ड दैट पाइपलाइन। अच्छा सर, आपसे 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी मेरी। शॉर्ट टर्म में तो प्राइवेटाइजेशन लुक्रेटिव साबित होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिजास्टर्स होती है। आईपीपी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, ये इलेक्ट्रिक उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 1992 के बाद से जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हुई है, हमने कोई ताकत का इजाफा नहीं देखा अपनी एक्सपोर्ट में या तो इस हवाले से ये बताओ। तो मेरे भाई ये बताओ, मेरी भाई ये बात बताओ, बैंकिंग की क्यों नहीं एग्जाम्पल देते आप? किसी और सेक्टर की तरफ भी जाए ना, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी पे ना रहे। बैंकिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ? आपके सामने है, आपके सामने है। हाँ कितना ज्यादा बड़ा है ये भी तो बताएं जी सर। ये बताइएगा कि आपने कहा कि महसूलात को बढ़ाना है, हमेशा से हर गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है क्योंकि IMF का प्रेशर भी होता है, मगर FBR के टैक्स नेट बढ़ाने के इकदाम नहीं किए जाते। वो आज भी पाकिस्तान में एक महदूद तादाद है जो टैक्स नेट में शामिल है, उन्हीं पर टैक्स बार बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। तो इसीलिए मैंने अब आपको जिक्र किया है कि शॉर्ट टर्म में अभी मैंने आपको लीकेजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चीज़ें हैं हमारे पास, ट्रैक एंड ट्रेस है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हमारा किसका कसूर है? वो उसका IMF का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं ये काफ़ी चीज़ें जो बात करते हैं कि जी टैक्स टू GDP बढ़ानी है, 9.9% पे हैं हम, राइट, इसको 15% पे ले जाना है, इसमें कौन सी गलत बात है? राइट, जो सर्कुलर डेट है उसको कम करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, SOE का रिफॉर्म करना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, इसमें कौन सी गलत बात है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के हक में नहीं है ये चीज़? और अगर हम नहीं करेंगे और इस वक्त नहीं करेंगे, राइट, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, ये डू और पेरिश वाली बात है। सो वी हैव टू गेट स्टार्टेड एंड वी हैव टू गेट स्टार्टेड बाय प्लगिंग द लीकेजेस दैट वी हैव ऑलरेडी। जो हमें जो करनी है, ये जो मैंने बात की है ट्राइब्यूनल्स में 1.7 ट्रिलियन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि 9.4 ट्रिलियन के महसूलात का हमारा टारगेट है इस साल का, ठीक। अगर इसमें से आधा भी आ जाए, मैं ये कहता हूँ डिसीजन जो आधा भी आ जाए, उसके अलावा एक तखमीना है कि तकरीबन 3 ट्रिलियन की लीकेज है, जिसका मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसका भी अगर आधा आ जाए तो इवन बिफोर वी गो टू अनटैक्स्ड एंड अंडर टैक्स्ड, राइट, तो ये जो ऑटोमेटिकली जो आपके महसूलात हैं 12 ट्रिलियन तक चले जाते हैं। कैन यू इमेजिन कि उन 2.5 ट्रिलियन से हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? और अंडर टैक्स और अनटैक्स वाला देखो भाई, तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम सालों से दहाइयों से कर रहे हैं। इंडस्ट्री क्या है और उसकी टैक्स कंट्रीब्यूशन क्या है, सर्विसेज क्या है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, और दो और जो सेक्टर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है और टैक्स की कंट्रीब्यूशन क्या है। और वो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऑटोमेटिक स्विच हमने करना है, बट हम फेज इन तो करें ना, उस जर्नी की तरफ तो जाएं। अच्छा, आपसे एक मुलाकात हुई थी 6 महीने पहले। सिर्फ लॉस मेकिंग इदारों की होगी या प्रॉफिट मेकिंग इदारे भी हैं? नहीं, अभी तो वो देखें जी, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन अभी बिल्ड हो रही है, तो इसलिए मैं तो सिर्फ अभी यही कहूँगा जो कम अज़ कम जो लॉस वाले इदारे हैं उनको तो हम उस पाइपलाइन में लेकर जाएं, लेकिन उस पर अभी काम हो रहा है। अच्छा सर, आपसे 6 महीने पहले मुलाकात हुई थी, आपने खुद मुझसे एक बात कही कि IMF को ये बताने की और समझाने की ज़रूरत है, और आपका व्यू उस पर बड़ा क्लियर था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 22%, इस पर इकॉनमी या इंडस्ट्री नहीं चल सकती, और आपने कहा कि हम ये IMF को कहेंगे और बताएंगे, समझाएंगे। तो क्या अभी भी आप इसी व्यू पे हैं? एक बात, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का क्या बनेगा अब आगे, ये दूसरी बात, और तीसरी बात, आपको CCI से कभी निकाल देते हैं, कभी आपको चेयरमैनशिप से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का हटा दिया जाता है, फिर शामिल किया जाता है, कभी सागदार आ जाते हैं CC में, आपको एक्सक्लूड कर देते हैं वज़ीर। मैं आखिरी बात पहले कर दूं, इसको पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दूं। इस वक्त हमें काम करना है कि हमने इसको एजेंडा को कैसे आगे लेके जाना है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर मुझे कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हुई तो फिर इस पे बात करेंगे, अदरवाइज लेट्स लीव द पर्सनैलिटीज आउटसाइड द पिक्चर। आपका जो अगला बजट होगा और IMF के साथ जो उस पे ऑलरेडी वजीर पेट्रोलियम इस पे स्टेटमेंट दे चुके हैं, उसमें मैं फर्दर ऐड नहीं। सर, IMF के साथ जो आप डिस्कशंस करने जा रहे हैं अगले प्रोग्राम के लिए, और जो बजट लेकर आने वाले हैं, उसमें आवाम के लिए आप क्या रिलीफ देने चाहते हैं? वो तो देखें, जो फिस्कल स्पेस हो के अभी भी तो एक बात सिलसिला चल रहा है ना, रमज़ान पैकेज अभी बढ़ाया गया ना, 7.5 बिलियन से उसको 12.5 बिलियन किया गया। ये तो अभी हुआ है रमज़ान के दौरान। अब इसको आगे स्ट्रक्चरल बेसिस पे लेके जाना है, लेकिन जो मैं आपको बार बार ये बात करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अगर 9.4 ट्रिलियन आपके महसूलात हैं और उसके बाद आपके जो अखराजात हैं
अगर हमने अखराजात में अगर डेट सर्विसिंग को छोड़ भी दें तो हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनको हमने नीचे लाना है गवर्नमेंट ने, और जो PSDP है उसको हमने पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ लेके जाना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे स्पेस अवेलेबल होगी। ये जो मैंने अभी लीकेजेस की बात की है, अगर ये लीकेजेस आप रोक दें आप, 2-2.5 ट्रिलियन का आपका एडिशनल फंड आ जाए, ये कहाँ जाएगा? इट विल गो टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जो BISP का प्रोग्राम है उसको हमने फर्दर उसको हमने जनरस करना है, बट देन ऑल्सो एवरीथिंग दैट यू टॉक्ड अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्टिंग द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड द इंडस्ट्री। तो ये जब तक हमें वो स्पेस नहीं मिलेगी उसमें हम आगे नहीं जा सकेंगे। बाकी जो बात है वो जो बजट के वक्त होगा इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। इसका ब्यूरोक्रेसी है, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकती है आपके लिए? मैं इनका जवाब दे दूँ। देखिए, कोई भी जो जब आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे होते हैं, इट्स ऑलवेज पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। सिर्फ टेक्नोलॉजी से बात नहीं हो सकती। अगर आपका प्रोसेसेस आर ब्रोकन और उन प्रोसेसेस को आप ऑटोमेट कर दें तो वो 0/0 ही रहेगा। इसी तरह जो पीपल हैं अल्टीमेटली तो दे आर द वंस ना हु ड्राइव द एजेंडा। तो इसलिए हमारा इन जो FBR की रिस्ट्रक्चरिंग है, जो डॉक्टर शमशाद अख्तर ने उसको केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। उन्हीं की मदद से वो एक कमेटी, आप कह रहे हैं ना जी आप कभी अंदर हैं कभी बाहर हैं, तो उसके भाई चेयरपर्सन मैं हूँ, ठीक है। तो वो उसमें डॉक्टर शमशाद हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने ज्वाइन किया। हमारे पास और एक्सपर्ट्स हैं ताकि जो उसकी और उसमें ये पीपल प्रोसेस वाली जो चीज़ है वो बिल्कुल हम साथ लेकर आएंगे। डिजिटलाइजेशन वाला जो एजेंडा है उस पर भी ये हम बातें नहीं कर रहे हैं। 8 तारीख को वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट के लिए RFP इशू हो जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए, और ये ऐसा कंसल्टेंट हम लाएंगे जिसने पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट्स में काम किया हो, ताकि वो डिज़ाइन भी काम करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काम करें। उसका टाइम फ्रेम क्या है कि इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल वी विल बी अपॉइंटिंग दैट कंसल्टेंट एंड अनाउंसिंग दैट कंसल्टेंट। आप स्प्रिंग मीटिंग में जा रहे हैं, तो SBA प्रोग्राम करने नहीं, ये तो जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे और उसके थोड़े से खदोखाल कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। लेकिन दोज डिस्कशंस विल गो इनटू एंड अप्रैल इनटू मई। हमारा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश है। बट आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर। प्रोग्राम का साइज आपने कितना अप्रोच करेंगे प्रोग्राम का साइज? Secondly, what role can finance ministry play to increase SME credit and help growth financing? सौरभ, पहला सवाल आपका क्या था? Digital innovation or tech funding. जैसे in Europe there are a lot of schemes to encourage young entrepreneurs, such startups for digital innovation and tech funding. So can the Ministry of Finance in that regard do anything? Can we expect any schemes? अच्छा, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन टू यू कि जो टेक की जो साइड है वो इट्स अ ह्यूज अपसाइड फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी वाला है या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स है, अगर आप देखें तो हिस्ट्री इज़ नॉट अ प्रोटेक्टर ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल में ये आया है। और आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू डॉक्टर उमर सैफ इन द केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, क्योंकि वो भी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए इन प्रोवाइडिंग द इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर द फ्रीलांसर्स। तो इंशाल्लाह इस साल रफली 3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी जो हमारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक सपोर्ट। अब हमें किसने रोका है कि हम इसको 4-4.5 बिलियन अगले साल ना लेके जाएं? तो ये सारे हमारे कंट्रोल में है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर वो जिस तरह स्टेट बैंक ने जो उनका रिटेंशन परसेंटेज था वो 30 से 50% कर दिया, राइट। उससे फ्लोज आने शुरू हो गए। उनको डेबिट कार्ड चाहिए, वो भी हमारे कंट्रोल में है। उनको और फैसिलिटीज़ चाहिए, वो भी हमारे कंट्रोल में है। तो वी विल वर्क, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल वर्क वेरी क्लोजली विद शाजा ख्वाजा एंड हर टीम टू प्रोवाइड फुल सपोर्ट। और यही मैंने बात कही है कि देखिए ये जो होल ऑफ द गवर्नमेंट को हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑपरेशनलाइज करना है। अगर हम सिर्फ अपनी मिनिस्ट्रीज़ में बैठे रहे एंड वी डू नॉट ऑपरेशनलाइज दे कि जिस मिनिस्ट्री में ज़रूरत है हम एक दूसरे की मदद करें, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। दूसरा आपने बात की SME फाइनेंस की,
वो अभी मेरी 11:30 बजे गवर्नर साहब के साथ मीटिंग है अलॉन्ग विद द बैंक CEOs, तो इसमें ये इंशाल्लाह डिस्कशन होगी कि इसको, क्योंकि देखें मैं आपको कहूँगा कि 3 सेक्टर्स जो हैं उनको हमने आगे लेकर जाना है, उनकी फाइनेंसिंग बढ़ानी है, SME है, एग्रीकल्चर है और टेक है। तो यहाँ ये जो सेक्टर्स हैं इनको हमने फाइनेंसिंग के थ्रू भी सपोर्ट करना है। तो मेरी दरख्वास्त होगी सारे बैंक CEOs को कि वो इसको ज़रूर देखें और इंशाल्लाह इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। FDI और रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, उसमें तो देखिए ऑलरेडी इट्स अ लॉट इन द वर्क्स, ये प्रोग्राम करने के बाद लॉट इन द वर्क्स ऑलरेडी। उस पर बहुत इनिशिएटिव ऑलरेडी हैं। जो स्टेट बैंक उसको ऑटोमेट करने जा रहा है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विद द सऊदी अथॉरिटीज़ एट्सेट्रा। अगेन जितना हम डिजिटलाइजेशन हम क्यों करते हैं, राइट, वो ये होता है कि जी आप ट्रांसपेरेंसी लाएं। ये जो इन्होंने अभी बात की थी, ह्यूमन इंटरवेंशन कम करें, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी तो करप्शन ख़त्म होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और तीसरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं इज़ द क्लाइंट एक्सपीरियंस। मैं बार बार उस पर आता हूँ, राइट, कि अगर किसी को घर बैठे उसको, जिन्होंने अभी ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की बात की एट्सेट्रा, दैट्स व्हाट इट इज़ ब्रॉट इन। बट जी आई थिंक कैपिटल मार्केट के लिए बजट में कोई अच्छी खबर? ये एग्रीमेंट के बाद जो हमने किया है कामयाब प्रोग्राम, उसके बाद हम अगला प्रोग्राम जो क्या इजिप्ट वाला हमें मिल सकता है, उतना साइज हो सकता है हमारा? नहीं, देखें, इट विल बी, मैं सिर्फ आपको एक बात कह सकता हूँ कि हमें मैं अमाउंट की भी बात नहीं कर सकता, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी वो बात हुई नहीं है। चूँकि वो बात हुई नहीं है, मैं आपके सामने आके एक कोई फिगर दे दूँ वो मुनासिब, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का, ना ही वो IMF की कि ये जो कह रहे हैं जी कंडीशंस आएंगी और फला, ये मुल्क के लिए ठीक चीज़ें हैं ना, तो क्यों रुके हम? तो उसको ऑलरेडी हमने उसको एग्जीक्यूशन में हम ले गए हैं। तो लेकिन उसका जो साइज ऑफ द प्रोग्राम है वो इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक। कैपिटल मार्केट के लिए बजट में कोई अच्छी खबर? जब बजट आएगा मेरे भाई, मैं फिर जरूर बात करूंगा इनके साथ। वी आर इन टच, इन कांस्टेंट टच। रिक्वेस्ट की है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सारे एसेट क्लास के अंदर, उस पे क्या करें? नहीं, वो जो बात कर रहे हैं वो कंसेप्चुअली बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि अगर आप जो सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्स्ड हैं, जो पूरे डॉक्यूमेंटेड हैं, अगर हम उन्हीं पे फर्दर बोझ डालते जाएं, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। 1 साल और निकाल लेंगे, प्रॉब्ली 1 साल और निकाल लेंगे, 2 साल और निकाल लेंगे, हो सकता है 2 साल और निकाल लें। लेकिन ये सुपर टैक्सेस और विंडफॉल टैक्सेस और ये सारा सिलसिला कब तक हम रखेंगे? ये कब तक हमारा चलेगा? ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इट हेल्प्स टू मेक द मैथ वर्क, लेकिन ये अगर हमने ये जो कह रहे थे जी कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, ये आखिरी प्रोग्राम तभी होगा अगर हम ये स्ट्रक्चरल इश्यूज को फिक्स करेंगे। और इसलिए मैंने वहाँ कहा कि ये जो हमने इश्यूज फिक्स करने हैं, ये हम बैठ के बहुत ज़्यादा डिबेट कर सकते हैं और पॉलिसी डिबेट्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, सालों साल से नहीं, दहाइयों से मालूम है। कैसे जो इकॉनमी की मौजूदा सूरत हाल उससे सेटिस्फाई हैं आप उससे? देखिए, इससे पहली बात ये थी मेरे भाई के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, राइट। और इसमें मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें हमने साथ साथ लेके चलनी है उसको परमानेंस में लाने के लिए। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन चाहिए होंगे, और उसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं पिछली केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ। यही सारी बातें होती थी ना कि जी ये एक्सचेंज रेट जो है 300 पे चला जाएगा, 325 पे चला जाएगा, 350 पे चला जाएगा। वो जब क्रैक डाउन आया, हुंडी हवाला पे आया, स्मगलिंग पे आया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे आया, राइट, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था जिसने उसको मस्तकम किया। लेकिन अब उसके स्टेबिलिटी आपने गोइंग फॉरवर्ड कैसे लानी है, उसमें स्टेट बैंक का बड़ा कलीदी किरदार कि उन्होंने जो रिफॉर्म लेकर आए, और वो रिफॉर्म ये थी कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनका कैपिटल बढ़ाया, जो एक्सचेंज कंपनीज़ मुल्क का नुकसान कर रही थी एंड दे वर नॉट फॉलोइंग द राइट प्रैक्टिसेस, उनको बंद किया। जो बैंक्स थे जिनके पास ऑलरेडी एक्सचेंज कंपनीज थी, उनको कहा कि जाके और बूथ खोलो अपनी ब्रांचेस में, और 8 और बैंकों को कहा कि आप एक्सचेंज कंपनीज खोलें। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि ये इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स मोर रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, जहाँ स्पेकुलेटिव एलिमेंट कभी जाएगा नहीं, लेकिन मिटिगेट हो जाएगा। मैं एज द बैंक प्रेसिडेंट, मेरी पुरानी नौकरी में जब मुझे कभी मैं बाहर के दौरे में जाना था, तो नाउ आई यूज्ड टू गो टू द एक्सचेंज कंपनी, बायोमेट्रिक करके, कैमरे में देख के, साइन करके, फिर मैं उठाता था, राइट।
तो ये देखें, ये इस तरह हमने इस इकॉनमी को लेके जाना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उनको करें, बिकॉज दीज आर शॉर्ट विन्स, और फिर जो स्ट्रक्चरल जो एजेंडा है उसको आगे लेकर चलें। तो देखें, सेटिस्फाइड तो ये है कि स्टेबिलिटी आई है, बट इसको हमने अल्टीमेटली तो ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। इन्फ्लेशन रेट अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं उस पर जी अभी कमेंट नहीं कर सकता इस पे। दिस इज अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, पार्लियामेंट इस डिसीजन, लेकिन मेरे टेबल पे इस वक्त ऐसी कोई बात अभी जो डॉलर का रेट है, आप समझते हैं कि ये मार्केट रेट, एक्चुअल मार्केट रेट है, या डॉलर अभी भी मार्केट से अप है जिस तरह? देखें, दो चीज़ों पे हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। The policy rate and the exchange rate are the purview of the State Bank of Pakistan. Having said that, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आज से 3 हफ्ते पहले तक जब मैं दूसरी नौकरी में था, my own understanding from our own treasury was that it was very close to the real rate, or to me that is the benchmark. बाकी मेरी ख्वाहिशें हो सकती हैं, पर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी जिस पे दम निकले। अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट 23% पर है, अभी भी बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं, इसे कैसे कर्टेल करेंगे? नहीं, देखिए, ये इन्फ्लेशन का बेस रेट अब आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ फूड इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी बढ़ी है, उसकी वजह ये रमज़ान का अनफॉर्चुनेट इफेक्ट होता है, लेकिन माय ओन सेंस है कि ये इन्फ्लेशन रेट जो है ये इंशाल्लाह बतदरीज कम होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर बेस रेट की वजह से, एंड वी आर होपिंग कि द पॉलिसी रेट विल फॉलो। अच्छा सर, कुछ अर्से पहले स्टेट बैंक के FBI's data was the agreement signed with Karandas, Pakistan. Why were they chosen specifically, and can we have a timeline on how that process will unfold? देखिए, मैंने अभी जिक्र कर दिया है कारंदाज को इसलिए किया कि कारंदाज हैज़ हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, और लेट्स पुट दिस वे, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि स्टेट बैंक में ये जो रास्त सारा रोल आउट हुआ है वो कारंदाज और उस ग्रुप की हेल्प से हुआ है। सो दे हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा, मैं बात कर चुका हूँ कि 8 तारीख तक इंशाल्लाह RFP होगा, और इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल विल अपॉइंट दैट कंसल्टेंट। और उसमें भी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, जो चीज़ अगर मॉनिटर नहीं होती और रिपोर्ट नहीं होती तो फिर ये सिर्फ बातें रह जाती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो मैं चेयर कर रहा हूँ, जो स्टीयरिंग कमेटी है इस सारी चीज़ पे वो प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों हमारा जो है वो फोकस बड़ा क्लियर है कि वी हैव टू डू दिस फॉर द सिंपल रीज़न कि जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन रह गई तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सर, गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के मौके पर उन्होंने ये कहा था कि जो उस ज़माने में साल 1.5 साल पहले जो करेंसी की बहुत ही एक अबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आई थी, उनका ये कहना था कि स्टेट बैंक ने अपनी इंक्वायरी में जो टॉप के बड़े बैंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उन पर जुर्माने भी लगाएंगे। स्टेट बैंक के गवर्नर से काफ़ी बार ये पूछा गया कि वो आप रिपोर्ट अपनी जारी कब करेंगे, लेकिन वो बाद में इस बात से मुकर गए। तो क्या अब आप वो करेंगे रिपोर्ट जारी? मैं फिर अभी मैंने जिक्र किया है, ये पर्व्यू है स्टेट बैंक का। जहाँ स्टेट बैंक है देयर आर ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, ये आप दोबारा गवर्नर साहब से ही बात कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ से जो हमने प्रोडक्टिविटी पे जाना है वो कैसे, वो प्लान क्या है, ज़रा सा उसके देखिए जी, एक्सपोर्ट साइड पे क्योंकि मैंने अभी जो बात की है कंजम्पशन साइड कर लें या आप कहें कि इम्पोर्ट लेड सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेस, अगेन ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, लेकिन अगर हम क्योंकि इशू क्या होता है, इशू यही होता है ना कि आप सब कहते हैं जी ग्रोथ आप ग्रोथ की तरफ जाएं और ग्रोथ प्रो बजट दें, वो हम कुछ सालों पहले देख चुके हैं। प्रो ग्रोथ बजट मीन्स कि यू रन आउट ऑफ डॉलर्स बिकॉज यू आर इम्पोर्ट लेड, and the moment you run out of dollars you have to go back to the same institution asking for another agreement, so that is not sustainable। तो हमने एक्सपोर्ट का जो है उसकी तरफ इसको जाना है, और ऑलरेडी देखें ये कमेटीज़ एंड मोर कमेटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज करना है और उनको हमने फ़ाल बनाना है। और उसमें जैसे इसका है कि जो इंडस्ट्री ने करना है उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, जो गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी, कंपेटिटिव एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उस पर हमने काम करना है इंडस्ट्री के साथ बैठ के, ये हमारा होगा। और देखें ये जो एक्सपोर्ट है इसमें टेक्सटाइल एक ऑब्वियसली बड़ा है, उन्होंने बड़ा काम किया है वैल्यू एडिशन पे,
और वो इंशाल्लाह वो उसको आगे लेके जाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर एंड टेक ये आपके लीवर्स हैं। आपकी एक बम्पर राइस क्रॉप हो गई, उससे आपने ना सिर्फ मुल्क मुस्तफ़ीद हुआ, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आपने कमाई है इज़ एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट। वीट जो है, अगर वीट की आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, वो एवरेज उसकी 36 मौंड पर एकड़ से वो एवरेज चली जाए 40 मौंड पर एकड़, तो आप सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। अगर 40 से आपकी एवरेज ऊपर चली जाए तो यू कैन एक्सपोर्ट इट। अब मुझे याद ये बताएं, मैं इसलिए बार बार आता हूँ, इसका कोई IMF के साथ कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो यील्ड बढ़ानी है वो सब लीवर्स हमारे पास हैं। तो वी हैव टू गो इनटू द नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स इंशाल्लाह एज वी गो फॉरवर्ड। सर आप आए और स्टॉक मार्केट जो है हाई पे हाई कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? दो बात ये नहीं, ये सब इनकी मेहनत है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, और अल्लाह करे इसी तरह रहे, बिकॉज दे सी, क्योंकि देखिए मैं अभी भी आप यहाँ सब भाई और बहन यहाँ मौजूद हैं, एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उस चीज़ को ट्रैक करें, ये पर्सनैलिटीज़ पे ना जाएं, कमेटीज़ पे ना जाएं। आप ये देखें कि जो हुकूमत को काम करना चाहिए उन्होंने उस पर एक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देन दिस विल ऑल गेट रिवर्स्ड। तो हमारी पूरी इसमें कोशिश है कि इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन। कैपिटल गेन टैक्स भी तो कम होना चाहिए ना कुछ। ऑल द बेस्ट जनाबे वाली, इनके साथ हम बैठ के वो काम करेंगे। यार आपने इनको कुछ मतलब इनको अफ्तारी खिलाएं यार आज आप। औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टारगेट महसूलात को बढ़ाना है, महंगाई की शरह में कमी होगी, उम्मीद है शरह सूद भी नीचे आएगा। FBR की रिस्ट्रक्चरिंग पर काम चल रहा है। टैक्स टू GDP जो अब 9% पर है, इसको 15 पर ले जाना है। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि टारगेट महसूलात को बढ़ाना है, हमने मुआशी लिहाज से लीकेजेस को ख़त्म करना है, हमने हुकूमती अखराजात को कम करना है। जुलाई तक IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा।